जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि फिर से 50 क्वेश्चन का पेपर है, जो कि फुल क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्लास है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर इंडियन आर्मी के द्वारा जो सिलेबस चेंज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर लाया है जीके का, 15 क्वेश्चन साइंस का और 15 क्वेश्चन मैथ का लाया है, जो कि आप एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। इसीलिए इसमें से एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कुछ न कुछ हेल्प कर पाता हूँ। इसीलिए आप लोगों का भी यहाँ पर फर्ज बनता है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो 1885 में आयोजित की गई थी की अध्यक्षता किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला बैठक हुआ था कब हुआ था, 1885 में। आप एग्जाम में पूछ लिया गया है तो ये आपका क्वेश्चन में ही आंसर है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया कि इसमें अध्यक्षता किसने किया था। तो यहाँ पर हर चीज़ बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके हर चीज़ क्लियर हो जाएंगे। पहले अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री उमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं पर इसका ऑप्शन ऐसे मिल जाता है WC बनर्जी, तो अभी आप लोग यही आंसर कीजिएगा, वही इसका है, उमेश चंद्र बनर्जी है। अब देखिए इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, दूसरा जो बैठक हुआ था, ये कब हुआ था, ये 1886 में हुआ था। पहला बैठक तो हुआ था 1885 में, तो दूसरा बैठक हुआ था कहाँ पर, तो ये 1886 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये, तो ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। CALCUTTA पहले ऐसे लिखा जाता था कलकत्ता को, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। और तीसरे जो इसका 1887 में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए। आप एग्जाम में तीनों आ जाते हैं, कभी कभी चारों आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 3 लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। और 1887 में हुआ था। इसके जो आपका अध्यक्ष थे ये थे आपका बदरुद्दीन थे, ठीक है ना। और ये जो हुआ था आपका मद्रास में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए, मद्रास में हुआ था, नोट कर लीजिएगा ज़रूर इसको। और इसमें एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली महिला अध्यक्ष था वो कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट थे, ठीक है ना, जो कि विदेशी महिला थे, जो कि फॉरेनर थे, ठीक है ना। अगर वही बात इंडियन की बात कर दूं मैं अगर, तो इंडियन में कौन थे, तो सरोजनी नायडू। कौन थे, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। ये सब सारा पॉइंट जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि महिला की बात करूं तो महिला, विदेशी महिला एनी बेसेंट, और अगर इंडियन की बात करूं तो सरोजनी नायडू जो पहले थे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पर विश्व युद्ध के बारे में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ इसमें आपको। देखिए यहाँ पर तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो हुआ था, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1945 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था, ये तो 1939 में स्टार्ट हुआ। और लास्ट कब हुआ, तो एंड हुआ आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1945 में। ये मैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। वही बात मैं अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की करूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करूं तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1914 में। क्या 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में ये समाप्त हुआ था। और ये जो स्टार्ट हुआ था आपका कहाँ से हुआ था, तो यूरोप से हुआ था, EUROP, ठीक है ना, यूरोप से स्टार्ट हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में समाप्त हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ पर मिल जाता है नोट करने के लिए पॉइंट में, कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन ये है कि कुशीनगर कहाँ पर है, तो कुशीनगर जो है अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो यानी कि करंट का ये क्वेश्चन है आपका। तो भारत का जो अभी उपराष्ट्रपति हैं ये हैं जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अभी कौन है, मुर्मू
अभी कौन है, तो यहाँ प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, जो महिला भी हैं, ठीक है ना। अब आगे है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो कोच रहते हैं उनको दिया जाता है। आगे है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, डांस से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, जो मैंने बता रहा हूँ कि हर क्लास में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जो पार्क है, नेशनल पार्क है ना, वो सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको ये सब स्ट्रैटेजी के आप लोग क्लियर करके रखिएगा। आप एग्जाम में स्ट्रैटेजी के जरूर आएंगे, ठीक है ना। यानी कि इसके मैं एक बार ना आपको स्ट्रैटेजी का भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो नासिक जो आपका एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, नासिक है, मैं यहाँ करता हूँ यहाँ पर नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना। नासिक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। आगे है कि सर्वेक्षण 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है इंडिया का अभी करंट में, वो है सिक्किम है, ठीक है ना। और वही बात सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है ये 3:2 के अनुपात में है, ठीक है ना। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये है ओडिशा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो दयानंद सरस्वती ने ये जो है आपके आर्य समाज, इनका स्थापना किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये है शुक्र, यानी कि वीनस जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और वीनस जो है सबसे नियरेस्ट आपका प्लैनेट है, किसके नियरेस्ट टू अर्थ, ठीक है ना, ठीक है। और बुध जो है ये आपका स्मॉलेस्ट आपका प्लैनेट है, ठीक ना, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और ये जो है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका है ये सन के नियरेस्ट है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सन के नियरेस्ट जो है सबसे जो आपका है ऑप्शन नंबर ए में है। और मार्स जो है आपका, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है ना, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और आपका बृहस्पति जो है ये आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है, क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है ना। ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है कि कलिंगा प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंगा प्राइज़ जो है ना ये दिया जाता है साइंस में, ठीक है ना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये आपका है सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी सी आंसर हो जाता है। आगे है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी गिर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ये है आपके गुजरात में, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चाइना, और एक्सपोर्टर भी जो है सबसे बड़ा चाइना ही है। उसके बाद कौन है, तो इंडिया हमारे हैं, ठीक ना। आगे है कि कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑप्शन नंबर आपका सी है। आप लोग कंट्री, ठीक है ना, कंट्री और कैपिटल भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो मेन है आपका, ठीक है ना। जो न्यूज़ में है उसको तो आप अपडेट कर ही लीजिएगा। आगे है कि सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गीत किसने रचा। तो सारे जहां से अच्छा जो है गीत ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A, यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा ऑप्शन को, और यहाँ पर आंसर ठीक से करिएगा आप लोग, ठीक है ना। जहाँ लगे वीडियो में थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से ये रिलेटेड है आपका 51A, ठीक है ना, आर्टिकल। आगे है 1947 में तिरंगा पहली बार कहाँ फहराया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डॉट बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, लाल किला दिल्ली।
ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा प्रिंसेस पार्क मिल जाएगा आपको दिल्ली में, बिल्कुल वो भी आंसर सही है। कभी कभी आपको सेंट जॉर्ज मिल जाएगा आपको, तो वो भी आपका सही है। सेंट जॉर्ज की चेन्नई में, वो भी सही है। लेकिन ऑफिशियल जो यहाँ पर आपका तिरंगा फहराया गया था, ये आपका लाल किला में फहराया गया था, ठीक ना। 15 अगस्त को कई जगह फहराया गया था, लेकिन ऑफिशियल जो है आपका लाल किला में ही फहराया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। आगे है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ स्थित है। देखिए रानीखेत कहाँ पर स्थित है, ठीक ना, आपने कई सारे मूवी में भी देखा होगा आपने, ठीक ना। तो ये जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरियल रोग नहीं है। देखिए बैक्टीरियल रोग नहीं है, कौन सा बैक्टीरिया से यहाँ पर रोग नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो डेंगू आपका करेक्ट आंसर है। डेंगू जो है ये आपका एंडीज जो मॉस्क्यूटो होता है, एंडीज मॉस्क्यूटो के द्वारा ये फैलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि आलू किस भाग से प्राप्त होता है। आलू जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, वो किस भाग से, कौन से पार्ट से ये प्राप्त हम लोगों को मिलता है, तो ये होता है स्टेम से, यानी कि तना से, जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है कि कौन सा रासायनिक तत्व ओ के प्रतीक द्वारा प्रतिष्ठित होता है। तो आप रासायनिक में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ओ से, ओ किसको पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है। आगे है लार का पीएच मान कितना होता है। लार का यानी कि सैलिवा का, यहाँ पर सैलिवा यहाँ पर देख लीजिएगा, सैलिवा का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। यहाँ पर 6.8, कहीं कहीं पर आपको 6.7 मिल जाएगा, यहाँ पर 6.8 है, तो आपका यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु भविष्य का धातु कहलाता है। तो कौन सा धातु भविष्य का धातु कहलाता है, यानी कि फ्यूचर मेटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है ना टाइटेनियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, बैरोमीटर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है। देखिए पेंसिल में जो उपयोग किया जाने वाला जो ब्लैक पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में ग्रेफाइट जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि विद्युतीय आवेश की अवधारणा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो विद्युतीय आवेश की खोज जो जाता है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर खोज और आविष्कार जो है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर आपका ए में CH4 जो है आपका करेक्ट आंसर है मीथेन के लिए। आगे है कि पृथ्वी का केंद्र किसके नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट है, अर्थ का सेंटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो अर्थ के सेंटर पार्ट को कोर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं अर्थ ऐसा अगर है हमारा, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को, अपर पार्ट को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, क्रस्ट कहा जाता है, CRUST क्रस्ट। उसके जो नीचे वाले पार्ट हैं उसको कहा जाता है आपका मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे नीचे वाले पार्ट जो है सेंटर वाले पार्ट को, इसको कहा जाता है कोर, ठीक है ना, इसको कोर कहा जाता है। तो कोर में भी आउटर कोर होता है और इनर कोर होता है, तो यहाँ पर कोर रखिएगा। तो यहाँ सेंटर में कोर है, उसके बाद मेंटल है, सबसे ऊपर में क्या है, क्रस्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऐसे में से ऐसा कौन सा है जो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा प्राप्त होने में कई वर्ष, कई सालों लग जाएगा, कई लाखों साल लग जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर नवीकरणीय कहते हैं, जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका सी में कोयला जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, यानी अर्थक्वेक का जो हम लोग मेज़र करते हैं अर्थक्वेक को, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो इसे क्या आता है, सिस्मोमीटर, कहीं कहीं पर आपको सिस्मोग्राफ में मिल जाता है, सिस्मो यहाँ पर ग्राफ, ये भी वही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना करेक्ट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। तो कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो कौन सा है, तो ये है आपका मरकरी यानी कि पारा जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ कवरिंग
कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड, यानी गैस से लिक्विड बनता जो है वो कौन से प्रोसेस के बनता है? तो ये होता है कंडेंसेशन, यानी कि संकुचन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वही बात अगर यही उल्टा यहाँ कर दूँ, लिक्विड से गैस में, ये है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन बैटरियों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो बैटरी के उत्पादन में इस ऑप्शन में से, तो ये जो आपका जो आंसर है लिथियम आपका करेक्ट आंसर है, लिथियम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैथ के लिए है, तो मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। मैथ का क्वेश्चन आपका एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा कहीं कहीं वो ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाद में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले सॉल्व आप लोग करिएगा, जहाँ पर आपको लगे वीडियो को पॉज करना है, अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज, स्पीड या स्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है कि ए और बी का उम्र का अनुपात, यानी कि ए और बी का जो एज का रेशियो दिया गया है वो 3:5 यानी कि 3:5 है। 6 साल बाद यानी कि आफ्टर 6 ईयर अनुपात रेशियो कितना हो जाएगा? यानी कि 9:13 हो जाएगा, 9:13 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र क्या है, यानी करंट ऑफ एज ऑफ ए क्या है? तो यहाँ देखिए मैं मान लूँगा कि एज मतलब एज यानी ए का एज कितना है, ए जी ना, एज कितना है मैं मान लूँगा 3x, और बी का मैं कितना मान लूँगा एज, बी का मैं मान लूँगा एज कितना 5x मान लूँगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग 3 और 5 के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x अपॉन में कितना हो जाएगा 5x, यानी रेशियो दिया गया है, तो यानी कि फ्रैक्शन में दिया गया है आपका। 6 साल बाद कह रहा है ना, तो यहाँ पर इसमें भी 6 साल मैं कर दूंगा, इसमें भी मैं 6 साल कर दूंगा, दोनों मैंने ऐड कर दिया 6 साल। अब उसका रेशियो कितना बन जाता है, 9:13 बन जाता है, 9:13 बन जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं गुना करता हूँ, इससे गुना करता हूँ, इससे गुना करता हूँ, यानी इसको ऐसे में कर लीजिए, 9:5x प्लस में 6 बराबर में 13 से क्या गुना करना पड़ेगा मुझे, इसमें 3x प्लस में 6 करना पड़ेगा। यानी अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9×5 45x प्लस में 54 बराबर में 13 39x प्लस में 78 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ x वाले की जब इसको इस तरफ मैं करूँगा यहाँ पर, यानी कि अब 45 माइनस में कितना हो जाएगा 39x बराबर में 78 माइनस में 54 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब घटाऊँ कितना हो जाएगा 6x बराबर में कितना हो जाएगा ये 24, ठीक है ना। अब x बराबर में कितना हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा ये 24/6 यानी कि 4। अब x की वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया ना। तो पूछ रहा है मुझे a का एज कितना है, तो a का एज मैंने कितना माना था, 3x माना था ना, यानी 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 3 गुना में x वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो 4 है, 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि 12 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है कि 3x बराबर में 4x बराबर में 5x, तो x y z का रेशियो क्या है, यानी कि आपको यहाँ दिया गया है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3x = 4y और = 5z दियो। अगर ऐसा दिया रहे ना, तो आप लोग क्या करिएगा कि x रेशियो y/z कर लीजिएगा, बराबर में क्या कर लीजिएगा 1/3, रेशियो में 1/4, रेशियो में कितना 1/5, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही इसका रेशियो निकल जाता है, इसका रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए 3 4 5 का आपका एलसीएम कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 60 एलसीएम, 60 से गुना कर दीजिएगा यहाँ पर। अब भाग लगाइए, 3 से भाग लगाएंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा आपका 20 या 60 में भाग लगाऊंगा 3 से, तो हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा (2) यहाँ पर रेशियो कर दीजिए, और 4 से भाग लगाऊंगा 60 में कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, और फिर कितना कर जाएगा 60 में 5 से भाग लगाऊंगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये, यानी कि 20 अनुपात में 15 अनुपात में 12 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझे होंगे कैसे मैंने बनाया है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। आगे है कि 11 परिणामों का औसत 63 है, यानी कि रिजल्ट ऑफ 11 एलिमेंट कितना है, तो 63 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 60 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 65 है। यहाँ क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, टोटल कितना 11 ही है, यहाँ पर दिया गया है 11 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले 6 का दिया गया है और अंतिम 6 का, यानी 6 12 हो जाएगा आपका टोटल। तो आप ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ को लिए। देखिए औसत दिया गया है आपका, तो टोटल निकालेंगे हम क्या करते हैं हम लोग, टोटल निकालने के लिए इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या करूँगा मैं यहाँ पर 6 और 60 दिया गया है, तो 6 और 60 को करूँगा, तो यानी कि 6 परिणामों का टोटल कितना हो जाएगा ये निकल जाएगा, प्लस में अंतिम 6 है ना, अंतिम 6, तो 6 गुना में इसका और रेशियो कितना दिया गया 65, इससे गुना कर लीजिए 65, ये हो जाएगा 6 और 6 का, और माइनस में क्या हो जाएगा 11 ही टोटल है ना जो बढ़ेगा। देखिए
6 और 6 दिया गया है 12 हो जाता है ना, लेकिन टोटल 11 दिया गया है। जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका छठा ही हो जाएगा आपका परिणाम, यानी कि आपको 63 गुना में 11 करना पड़ेगा। यही सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 6 36 360 प्लस में ये 6 35 36 39 इतना बन जाएगा। अब माइनस में कितना हो जाएगा, 11 1 33 11 6 66 और 3 693 इतना बन जाएगा 693। अब ये कितना बन जाएगा, 0 9 6 15 5 में 1 301 7 माइनस में 693। अब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी 57 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ठीक है, आगे है कि 20 अंकों का औसत दिया गया है 35। ठीक है ना, यानी कि 20 अंकों का औसत 65 है। यदि 2 अंक 45 और 55 हटा दिया जाए, यानी 20 अंक में टोटल जो में से अगर उसमें से 20 अंक में से 2 अंक जो है ना 45 और 55 जो है इसको हटा देंगे तो शेष अंकों का औसत कितना बन जाएगा। यहाँ क्वेश्चन गौर से कर लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम से नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर पहले आप टोटल निकाल लीजिए। टोटल निकालेंगे मैंने क्या बताया था अभी, 35 गुना में 20 करना पड़ेगा तो टोटल निकल जाएगा। एवरेज इंटू में टोटल कितना नंबर कितना है, यानी कि 700 हो जाएगा। अब 700 में से क्या घटाना है आपको, यानी कि इन दोनों को निकालना है ना, इन दोनों को रिमूव करना है ना, यानी कि 45 और माइनस में 55 दोनों को रिमूव करना है आपका इतना में से, यानी कि 700 माइनस में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, यानी 600 बच जाएगा आपका। अब 600 बच जाएगा क्या, 600 में से 2 नंबर तो निकल गया ना, यानी कितना, यहाँ 20 नंबर था ना, यानी कि आपको कितना बच गया, 18 नंबर ही बचा ना। तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी कि 600 बटा में कितना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। 20 तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि 20 में से 2 संख्या तो निकाल दी हम लोग ना, 18 से भाग लगा दीजिए, 18 5 18 तिया 54 18 तिया 54 18 तिया 54, यानी कि आपका इतना निकल जाएगा 33.33। आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक व्यापारी 2 वस्तुएं 500 रुपया प्रत्येक के लिए खरीदता है और वह 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, यानी एक को बेचता है 20% लाभ पर, दूसरे को बेचता है 20% हानि पर, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ टोटल देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 500 प्लस में 500, यानी कि 1000 हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक है ना 2 वस्तु है ना, आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और यहाँ पर लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। देखिए प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लेंगे और लॉस रहेगा तो माइनस लेंगे। देखिए आपका यहाँ टोटल तो निकल गया ना कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। आपका टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो पहले का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले का आपका कॉस्ट प्राइस दिया गया है 500 और दूसरे पहले पर उसका लाभ कितना हो रहा है 20% का। यहाँ पर क्या लूँगा 100 प्लस में 20 लेना पड़ेगा, यानी 120 बटा में 100 हो जाएगा। प्लस में ये पहला का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है और यहाँ गुना में कितना हो जाएगा 20% की हानि है ना, तो 100 माइनस में 20 करना पड़ेगा, यानी कि 80 हो जाएगा यहाँ पर बटा में 100। अब कितना बन जाएगा, ये काट के देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, या 12 पंचे 60 यानी 600 पहला वाला हो गया, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 8 पंचे 40 यानी 400, यानी क्या निकल जाएगा 1000, यानी इसका सेलिंग प्राइस भी कितना निकल गया 1000 और टोटल आपका कॉस्ट प्राइस 1000। तो ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, यानी कोई लाभ और कोई हानि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक पर चिन्हित करता है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए इसका मार्केट प्राइस कितना है, जितना रहता है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक कर देता है, ये 40% अधिक कर देता है, और डिस्काउंट कितना देता है तो 25% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप x मान के बना सकते हैं, ठीक ना, आप 100 मान के बना सकते हैं, लेकिन उससे भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा अभी मैं आपको। देखिए पहले क्या करता है, प्लस करता है ना, ये अधिक करता है मूल्य ना, तो अधिक करता है तो प्लस कर दीजिए 40, फिर बाद में छूट देता है ना तो इसको माइनस कर दीजिए 25, और प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस। अब 40 गुना में 25 बटा में 100 कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन जो दोनों रहेगा ना उन दोनों गुना कर देंगे, नीचे में 100 कर देंगे। यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे, जो अगर जहाँ प्लस प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15।
माइनस में ये देखिए 25 चौका में 100 और 4 से काटूंगा कितना हो जाएगा 10 10, यानी कि घटा कितना निकल गया 5 निकल गया। तो वही 5% क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। कभी कभी आपका आंसर माइनस में यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस मतलब लॉस, प्लस है कुछ नहीं है प्लस है, प्लस यानी कि प्रॉफिट, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे ही बनाएंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100 होता है। बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर साइन इन दोनों का साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये साइन लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। आगे है कि एक बेलनाकार टैंक जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो पानी से भरा जाता है, तो पानी का टैंक में पानी की क्षमता कितना है। देखिए बेलनाकार है ना, यानी सिलेंडर टाइप का है ना, सिलेंडर है आपका है। सिलेंडर मतलब क्या होता है, बेलन, आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर व्यास दिया गया है, यानी डायमीटर दिया गया है आपका कितना 14 दिया गया है। इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, 14 बटा में 2 कर दिया, यानी कि 7 निकल जाएगा रेडियस इसका। और हाइट दिया गया आपको कितना, तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या फार्मूला होता है, सिलेंडर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर कितना दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो 7 गुना में 7 कर लीजिए। और हाइट कितना दिया गया है 14 ना, यहाँ पर 14 कर लीजिए। अब 7 से काट दीजिए, 7 कट जाएगा। अब क्या बच गया 22 गुना में 7 गुना में 14, यानी तो गुना कर लीजिए, 22 7 154, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 154 गुना में 44 14। अब काट दीजिए, 14 चौका 56, हाथ में कितना निकल गया 5, 14 बन 70 और 5 75, हाथ में 7, 14 7 21, यानी कि 2156 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इसमें क्या है मेन, आपका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला मैंने बताया है कि फार्मूला आप 100% क्लियर कर ही लीजिएगा, तो ये आपका फार्मूला है, ठीक ना। चलिए आगे है कि एक शंकु का आधार दिया गया है 6 मीटर, यानी डायमीटर है आपका 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना निकल जाएगा 6 बटा में 2, यानी कि आपका 3 निकल जाएगा, आपका रेडियस निकल जाएगा। उसका ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, यानी हाइट कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन कितना है, तो याद कर लीजिए फॉर्मूला है इसका, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। अब देखिए आपका आंसर दिया गया है, सब में पाई दिया गया है ना, सब में पाई दिया गया है, यानी आपको पाई का पाई ही रखना है, ठीक ना। 1/3 पाई, और आर कितना दिया गया है आपका, आर दिया गया है आपका 3 दिया गया, रेडियस कितना दिया गया है 3 गुना में 3, और हाइट दिया गया है 4, तो 4। अब 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 4 तिया 12 पाई, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इसका मेन क्या था फार्मूला, देखिए मैंने जब भी बताया है ना मेंस्ट्रुएशन में फार्मूला के अकॉर्डिंग बताया है, और बिना फार्मूला का कुछ नहीं हो पाएगा, तो फार्मूला भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक ना। आगे है कि साइन आपका थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा बराबर कितना दिया है आपको 3/5 दिया गया है। तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो ट्रिगोमेट्री में भी आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम में फार्मूला पर ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था एक तरीका जो आपको ऐसे कोण बना के बनाना है। देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ इसको अगर हाइट हाइपोटेनियस या अपोजिट या आपका एडजेसेंट होता है, यानी इसका फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब यानी कि अपोजिट इंटू में हाइट, यानी अपन में हाइट होता है, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर कितना 3/5 है ना, 3/5, या इसका मतलब क्या है, ये दिया गया आपका 3, ये दिया गया आपका कितना 5 दिया गया है। तो ये तो निकाल सकते हैं आप ना, बेस इसका निकाल सकते हैं ना, एडजेसेंट निकाल सकते हैं ना, कर्ण का फार्मूला निकाल के। देखिए आप ऐसे निकालेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइट होता है, ठीक है ना, हाइट यानी कि हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका निकालने क्या करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, रूट अंडर में करना पड़ेगा आपको ये निकालने के लिए, एडिशन निकालने के लिए, यानी बेस निकालने के लिए। 25 माइनस में 9 घटाया कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 निकल जाएगा आपका ये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया है। तो आपका निकल गया ये 4, एडिशन 4 निकल गया, और आपको हाइपोटेनियस 5 दिया गया है, तो 5 ऐसे 4/5 आपका आंसर है। और
इसका इतना लेंथी प्रोसेस नहीं जाएंगे ना, तो इसका एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो ये देख लीजिए साइन के बराबर कितना वैल्यू दिया गया आपका 3/5 ना, ये आपका 3/5 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 बटा में 5 पंजे 25 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है यहाँ पर बराबर में 1। अब क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना निकल जाएगा 1 माइनस में, इसको मैं इस तरफ करूँगा ना, इसको मैं इस तरफ करूँगा ना, 9 बटा में 25, यानी आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा 25 माइनस में 9 बटा में 25, यानी कि 16 बटा में 25 आपका कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया ना, यानी कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया आपका 16 बटा में 25, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर में कितना हो जाएगा 16 बटा में 25 हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में, इसको बाहर निकालेंगे 4 बटा में 5, आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। यानी मेन इसका फार्मूला था, आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला है। जब अभी मैंने ये फार्मूला बताया है ना, ये फार्मूला यही इसका फार्मूला है। ऑप्शन नंबर आपका ए बी निकल जाएगा। आगे है कि दो ट्रेन ए और बी के एक दूसरे की ओर यात्रा करती है, डिस्टेंस कितना दिया है दोनों के बीच में 300, यानी डिस्टेंस आपको दिया गया है कितना 300 किलोमीटर दिया गया है, और इसका पहले ट्रेन दिया गया है 60 किलोमीटर और दूसरा ट्रेन दिया गया स्पीड में 40 किलोमीटर दिया गया है, यानी इसका टोटल आपका कितना हो जाएगा स्पीड 60 प्लस में 40, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब एक दूसरे की ओर जाएगा ना, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर टोटल स्पीड कर दिया है मैंने। जब सेम ही दिशा में जाएगा ना, सेम डायरेक्शन में जाएगा ना, तो दोनों के यहाँ माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यानी आपको निकल जाएगा क्या टाइम बराबर, टाइम बराबर में क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड होता है। डिस्टेंस दिया गया है 300 और आपका टाइम दिया स्पीड कितना दिया गया है 100, काटेंगे कितना हो जाएगा 3 घंटा। आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है, यानी इतना जाता है, और आपका विपरीत में कितना जाता है, तो 4 घंटे में 12 किलोमीटर। यानी कि आप यहाँ पर निकाल लीजिए, देखिए डाउन स्ट्रीम कितना निकल जाएगा आपका स्पीड, देखिए 5 दिया गया है ना, 15 किलोमीटर 3 घंटा में, यानी 15 बटा में 3, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। और इसका अप स्ट्रीम कितना दिया गया है, अप स्ट्रीम कितना दिया गया है आपका, तो अप स्ट्रीम दिया गया है आपका यहाँ पर 12 बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 किलोमीटर 4 घंटे में, 4 घंटा है 4 हो जाएगा, काट कितना निकल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। आगे पूछ रहा है क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से 5 माइनस 3 बटा में 2 कर लीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर किस में निकल जाएगा आपका ए में दिया गया है। यहाँ पर जब आपका स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे तो माइनस करेंगे, वही बात अगर बोट का स्पीड यहाँ पर निकालते हैं ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं इस बीच में, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इसे पिछले वाला क्लास में मैंने बता दिया था आपको। आगे दिया गया है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो गाड़ी का औसत गति कितना है, यानी कि स्पीड कितना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस दिया गया है आपका 180 बटा में टाइम दिया गया है 3, काट कितना निकल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि यदि एक काम 10 दिनों में, बी जो है 12 दिनों में और सी 15 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर इसको कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 बटा में 10 कर देना है, 1 बटा में 12 कर देना है, 1 बटा में 15 कर देना है, और लास्ट में जाकर आपको इसको उल्टा कर दीजिएगा। यानी कि देखिए ए का एक दिन का काम कितना निकल जाएगा 1 बटा में 10, बी का 1 बटा में 12 और सी का 1 बटा में 15, एक दिन का काम निकल जाएगा। लास्ट में हम लोग उसको अपोजिट कर देंगे ना, तो वही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाता है यहाँ पर तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक्के 60, 6 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5, और ये 15 चौका 60, यानी कि 4, यानी कि 6 4 10 5 15, 15 बटा में 60 काटेंगे तो 1 बटा में आपका 15 का 15 पंचों का 60, 4 निकल जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दिन लगेंगे
जब तीनों मिलकर काम करेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आय और बचत का अनुपात 7:2 है, यानी कि आपका दोनों का रेशियो कितना दिया गया, आपका सेविंग का और इनकम का। तो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बचत दिया गया है आपका, यानी कि आपका सेविंग दिया गया है 14,000, तो उसका आय कितना है। देखिए आपका पहला में दिया गया है आपका आय, दूसरा में दिया गया है बचत, तो बचत दिया गया है ना ये, यानी 2 बराबर में कितना दिया गया है 14,000, ठीक है ना। तो 1 बराबर में कितना निकल जाएगा 7,000 निकल जाएगा ना। 2 का वैल्यू दिया गया है 14,000, तो 1 बराबर में 7,000। और यहाँ पर टोटल क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पूछ रहा है इनकम, तो इनकम कितना है 7 है ना, तो 7 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 7 को आप लोग क्या कर लीजिए, 7 को 7,000 से गुना कर दीजिए, सस्ते 49,000। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जहां लगे वीडियो मैं थोड़ा फास्ट में जा रहा हूं, वीडियो को आप स्लो कर सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए। बाद बाकी जो क्वेश्चन जो मैंने लाता हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाता हूं। बस प्रैक्टिस करिए, आप एग्जाम में बहुत आपको हेल्प होने वाला है। और आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।